डर। एक पॉपुलर फैशन इंस्टीट्यूट के फेस्ट की कल्चरल नाइट चल रही थी। कॉलेज स्टूडेंट को ड्रॉप पिकअप करने के लिए वहां ऑटो वालों का जाम लगा हुआ था। उन्हीं में से एक ऑटो रिक्शा ऋषि का भी था। किसी नॉर्मल दिन पर अपनी ऑटो लेकर वो रात 10 बजे तक घर लौट जाता था, लेकिन उस दिन उसे लौटे हुए रात के 1 बज चुके थे। ऋषि अपनी ऑटो लेकर उस कॉलेज से निकला तो रोड के ठीक सामने उसे एक बड़ा सा जंगल दिखा। उस जंगल का नाम था संजय वन और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ट्रैफिक से बचने के लिए ऋषि ने एक लेफ्ट कट लिया। उसने अनुमान लगाया कि वो लेफ्ट कट जरूर मेन रोड की तरफ ही जाता होगा। उस घने और डरावने जंगल के ठीक बगल में ऑटो चलाते हुए ऋषि को थोड़ा डर लग रहा था। अपना ध्यान जंगल से हटाने के लिए उसने अपने ऑटो में रेडियो ऑन कर दिया। पहले तो रेडियो ठीक से चला, लेकिन कुछ ही पलों में उस रेडियो में अजीब सी डिस्टरबेंस आने लगी। फिर एकदम से किसी औरत के कुछ बोलने की आवाज़ आई तो ऋषि ने घबराकर वो रेडियो ऑफ ही कर दिया। घबराए हुए ऋषि की नज़र बार बार उस घने और भयानक जंगल की तरफ जा रही थी। तेज हवा की वजह से जंगल के पेड़ जोर से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तूफान आने वाला है। तभी अचानक से ऋषि को जंगल के अंदर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो चमकती रोशनी बार बार उसे दिख रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपना ऑटो सीधा सीधा चलाया जा रहा था। तभी उसकी ऑटो की सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला पता नहीं कहाँ से आ गया और उसने ऋषि को ऑटो रोकने के लिए हाथ दिया। लेकिन ऋषि की ऑटो की स्पीड बहुत तेज थी और वो टाइम पर ऑटो नहीं रोक पाया। ऋषि का ऑटो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के अंदर से आर पार हो गया। ऋषि ने ब्रेक मारकर जब फाइनली ऑटो रोकी तो वो डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि उसके हाथों एक एक्सीडेंट हो गया है। किसी तरह जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऋषि ने ऑटो से उतरकर रोड पर ध्यान से देखा, पर फिर भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। वो अपने ऑटो में वापस बैठा और उसे स्टार्ट करते हुए उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ गई। उसने जो देखा उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया। वो ट्रैफिक पुलिस वाला उस ऑटो की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। ऋषि उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, पर उस पुलिस वाले ने अचानक ही उसका गला पकड़ लिया। अंधेरे में उस पुलिस वाले का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऋषि को दिखा कि उस पुलिस वाले का गला आधा कटा हुआ था और चेहरे पर बड़ी बड़ी खरोंचें थी। ऋषि डर कर जोर से चिल्ला पड़ा, लेकिन उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसी बीच ऋषि को जंगल के अंदर फिर वही लाल लाइट दिखने लगी। संजय वन के ठीक सामने की दीवार बीच से टूटी हुई थी। अपना गला किसी तरह छुड़ाकर वो उसी दीवार के बीच से जंगल के अंदर घुस गया। बिना कुछ सोचे समझे वो बस भागता रहा। कुछ देर बाद जब रुका तो उसने देखा कि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। चारों तरफ बस घने पेड़ होने की वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तभी ऋषि को दूर से आती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी रेडियो की डिस्टरबेंस की तरह थी। ऋषि उसी आवाज़ की तरफ और आगे बढ़ा तो उसे अब उस डिस्टरबेंस के बीच में एक औरत की आवाज़ भी आ रही थी। ऋषि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल उसके ऑटो के रेडियो जैसी ही थी। ऋषि उस आवाज़ के और नज़दीक गया तो उसे वो लाल रोशनी दिखी। वो रोशनी एक औरत की आंख से आ रही थी। एक औरत जो अपने हाथों में एक पुराना सा रेडियो लिए पेड़ के ऊपर बैठी रो रही थी। ऋषि उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। उसने सोचा कि वहाँ से चुपचाप चले जाना ही बेहतर होगा, लेकिन तभी उसका पैर जंगल की एक सूखी टहनी पर पड़ गया और टहनी टूटने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज़ को सुनते ही उस औरत की नज़रें सीधा ऋषि पर पड़ी।
और उसका चेहरा देखकर ऋषि की रूह कांप गई। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे कट्स लगे हुए थे और उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। वो चीखती हुई सीधा उस पेड़ से नीचे कूद गई। ऋषि ये देखते ही वहां से उल्टे कदम भागने लगा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे जानवर की तरह भाग रही थी। भागते भागते ऋषि को बाहर एक बिल्डिंग दिखाई दी। वो उसी की तरफ बस भागता रहा। करीबन 1.5-2 किलोमीटर भागने के बाद वो उस बिल्डिंग के नजदीक आ गया। वहां पर एक पुलिस स्टेशन था। हफ्ता हुआ ऋषि जब वहां पहुंचा तो वो ढंग से अपने साथ हुआ हादसा बता भी नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके ऋषि ने उन पुलिस वालों को अपने साथ हुआ हादसा बताया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो पुलिस वाले इस बात को सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ऋषि से कहा कि वो खुशकिस्मत है जो जिंदा बच गया। उनमें से एक बूढ़े पुलिस वाले ने उसे बताया कि करीबन 10 साल पहले बाइक पर एक लड़का और एक लड़की एक पुलिस वाले से कुछ बदतमीज करके बहुत तेज स्पीड में उसी रोड पर जा रहे थे। उनके पीछे वही पुलिस ऑफिसर पड़ गया। पीछा करते करते वो लोग संजय वन के पास पहुंच गए और जब उस लड़के ने बाइक रोकी तो पुलिस वाले ने उसे कड़ी सजा दिलवाने का वादा किया। उस लड़के ने शायद पी रखी थी और इसलिए अपना होश गंवाकर उसने पुलिस वाले की गर्दन पर अपनी बाइक की चाबी गड़ा दी। उस पुलिस वाले की गर्दन पर एक गहरा कट लग गया और उसकी गर्दन से बहुत सारा खून बहने लगा, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला अधमरासा हो गया। पुलिस वाले को ऐसी हालत में देख वो लड़का सिर पिटा गया और उस लड़की को छोड़कर वहां से अपनी बाइक पर भाग गया। उस लड़की के हाथ में सिर्फ उसका एक पुराना रेडियो था। उस रात उस लड़की का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर आज भी कहते हैं कि उस पुलिस वाले और लड़की की आत्मा उसी जगह पर भटकती रहती है। और ये सब सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शुक्र मनाया कि वो बाल बाल बच गया और उसने तय किया कि वो कभी भी संजय वन के आसपास भी नहीं भटकेगा। होंजो द जोकर। सैम, जॉन और उसकी छोटी बहन लिंडा अपने घर के पास में लगे एक मेले में गए। वहाँ हर किस्म की राइड्स और खाने की चीज़ें थी। घूमते घूमते वो मेले में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर कोई नहीं था। बस सामने एक बड़ा सा टेंट लगा था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा था, यू डोंट वाना मीट होंजो, यानी होंजो से ना मिलने में ही भलाई है। उस टेंट के आगे लगे स्पीकर से एक बहुत ही डरावना जोकर की हंसी की आवाज़ें आ रही थी। लिंडा तो उस टेंट को देखकर ही डर गई और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर सैम थोड़ा अलग नेचर का था। उसको हर चीज़ में खुद को बड़ा दिखाना बेहद पसंद था। उसने जॉन और लिंडा का मजाक उड़ाया और उस टेंट की तरफ बढ़ने लगा। उस टेंट की एंट्री के पास पहुंचते ही एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगा का कोट पहने सैम के सामने आ गया। उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी। उसने सैम को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आज़ाद हो और अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें होंजो मिलेगा। इतना कहकर वो आदमी जोर से हंसने लगा। अब सैम उस आदमी से मिलकर थोड़ा घबराने लगा था। ऐसा अजीब आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पीछे मोड़कर जॉन को ढूंढा और जैसे ही वो वापस घूमा वो आदमी उसके पीछे से कहीं और चला गया। अगले दिन जॉन के घर पर तीनों बच्चे मेले में लगे उस टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन खोजने लगे। तभी जॉन के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि करीबन 50 साल पहले होंजो नाम का एक जोकर बहुत फेमस हुआ करता था और वो अपने सभी कर्तव्य सिगार पीते हुए करता था। एक दिन उसकी सिगार के वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और वो खुद ही उस आग में जलकर मर गया। उसके कई सालों बाद मेले में लगने वाले
हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए होंजो का पुतला लगा दिया जाता था। पर कुछ लोगों का मानना है कि होंजो की आत्मा आज भी उन पुतलों में जिंदा हो जाती है। जॉन और लिंडा के तो ये पढ़कर ही पसीने छूट गए, पर सैम ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा और जॉन और लिंडा के डरने का मजाक भी उड़ाने लगा। जॉन को सैम का हंसना पसंद नहीं आया और उसने सैम को उस टेंट के अंदर अकेले जाने के लिए चैलेंज कर दिया। सैम ने फिर से हंसते हुए जॉन को जवाब दिया कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसने इतना भी कहा कि वो उस टेंट के अंदर जाएगा भी और होंजो के उस पुतले से उसकी लाल नाक भी चुरा कर ले आएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो जॉन को वो जोकर की नाक पहनकर स्कूल जाना होगा। उसी रात को सैम उस मेले के भूतिया टेंट के पास चला गया। एंट्री पर उसे फिर से वही सिगार पीता हुआ आदमी मिला। टिकट खरीदकर सैम उस टेंट के अंदर चला गया। उस टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। पहले सैम को बहुत से अजीबोगरीब शीशे दिखे और तरह तरह के डराव देने वाले पुतले भी, और सैम कमजोर दिल का नहीं था। वो हंसता खेलता बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलते चलते सैम एक बंद कमरे में पहुंच गया। उसने एक दीवार पर पीठ लगाई और आगे जाने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और सैम उसके अंदर चला गया। अब सैम एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जिसके चारों तरफ सिर्फ बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रंग बिरंगे दरवाजे थे और हर एक दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इससे पहले सैम कुछ समझ पाता, कमरे में लगे स्पीकर से एक आवाज आई, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें हंजो मिलेगा। सैम 3 नंबर दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही उसे खोला वो रास्ता बंद था और वहाँ कुछ भी नहीं था। पर बहुत देर सोचने के बाद उसने 7 नंबर का दरवाजा खुला और वो खुश हो गया क्योंकि वही दरवाजा बाहर के रास्ते का था। सैम वहाँ से निकलना चाहता था, पर उसे जॉन से लगाई अपनी शर्त पूरी करनी थी, तो वो उस दरवाजे को ढूंढने लगा जहाँ होंजो का पुतला था। जैसे ही उसने 5 नंबर का दरवाजा खोला, अंदर से एक बहुत ही डरावना आदमी उसके सामने आ गया। लेकिन जब सामने ध्यान से देखा तो वो कोई आदमी नहीं बल्कि सिगार पीता हुआ मोटा सा एक जोकर का पुतला उसके सामने था। कुछ सेकंड्स के लिए सैम की सांसें ही रुक गई, पर उसने खुद को समझाया कि वो सिर्फ एक पुतला है और उसने उस पुतले से उसकी लाल नाक उतार ली और उस लाल नाक को लेकर हंसता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। सैम उसी शाम को जोकर की उस लाल नाक को लेकर जॉन के घर चला गया और उसे पहनाकर उस पर हंसने लगा। जॉन ने गुस्से में आकर उस लाल नाक को दूर फेंक दिया और अपने घर के अंदर चला गया। सैम अब उस नाक को ढूंढता हुआ घर के बैकयार्ड तक पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है और अचानक से उसे सिगार जलने की स्मेल भी आने लगी। सैम इधर उधर नज़र घुमाकर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। सैम ने फटाफट से उस नाक को उठाया और अपने घर चला गया। सैम की मॉम घर से बाहर गई हुई थी और उन्होंने उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रखा हुआ था। सैम ने जैसे ही फ्रिज से खाना निकाला, उसे अपने घर के मेन डोर के बंद होने की आवाज़ आई। सैम घबरा गया और भागकर दरवाज़ा चेक करने लगा और उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। इसके तुरंत बाद ही सैम के घर का फ़ोन बज पड़ा। उसने फ़ोन उठाया तो कॉल पर जॉन था। जॉन ने उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और तभी बात के बीच में ही कॉल में एक अजीब सी डिस्टर्बेंस आने लगी और सैम को अपने फ़ोन में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, किसी के हंसने की आवाज़। फ़ोन के दूसरी ओर एक बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज़ थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मेले के टेंट के स्पीकर से आ रही थी। वो हंसी सुनते ही सैम के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसे थोड़ा शक था
कि शायद जॉन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर से अपने फ़ोन से जॉन को फ़ोन मिलाया, पर इस बार भी फ़ोन से जॉन की आवाज़ नहीं आई, बल्कि फिर से शाम को वही डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, लेकिन वो हंसी की आवाज़ अभी भी बंद नहीं हो रही थी, और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ उसके पूरे घर में गूंजने लगी। शाम की हालत अब घबराहट के मारे खराब होने लगी थी। तभी उसने देखा कि किचन की दीवार पर लाल रंग से HONZO हंजो लिखा हुआ था, और उसके पूरे घर में सिगार का धुआं भर गया था। शाम बिना कुछ देखे अपने कमरे में भाग गया और दरवाजा बंद कर अपने कंबल में छुप गया। शाम के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, कमरे में भी बिल्कुल सन्नाटा था, और तभी कोई जोर जोर से शाम के कमरे के दरवाजे को पीटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा कुछ ही देर में टूट जाएगा, लेकिन फिर वो दरवाजा ठोकने की आवाज और वो डरावनी हंसी की आवाज एकदम से बंद हो गई। शाम की जान में जान आई और वो दरवाजे के पास गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही शाम ने अपने कमरे की तरफ दरवाजा वापस बंद किया, उसके होश उड़ गए। उसके दरवाजे पर लगे शीशे में शाम को होंजो दिखा और शाम बेहोश हो गया। जब शाम की मॉम घर पहुंची तो शाम की नाक टूटी पड़ी थी और वो खून से लाल हो गई थी। शाम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी नाक पर उस चोट का निशान और उसके मन में होंजो दो जोकर का डर हमेशा के लिए रह गया।